इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला देखो। ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा, इसलिए आराम से इसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। पढ़िए भैया, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या ये सभी? तो इसका आंसर होगा मीथेन। अब व्याख्या सुन लो। कोई भी दलदली स्थान है, कोई भी दलदली स्थान, तो दलदली स्थान से हमेशा मीथेन गैस ही निकलती है। ठीक भैया, चाहे वो धान का खेत हो, चाहे कहीं घूरा वगैरह पड़ा हो, वहाँ भी मीथेन ही गैस निकलती है। कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है, कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है, ये भी याद रखना। और जो सीएनजी गैस है, सीएनजी जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इस गैस का भी मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस है। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, वो भी मीथेन गैस है। गोबर गैस का मुख्य घटक भी मीथेन गैस है। क्लियर हो गया भैया? धान के खेत से मीथेन, दलदली स्थानों से मीथेन, और उसके बाद कोयला की खान से सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है, और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? बताओ। गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? थोड़ा ना जूम कम कर लें, ठीक है? सही, ओके। बताओ भैया। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव पर? तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, इसका मान पहले बात बताइए कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सामान्य यही होता है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। इसका सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर, और सबसे कम मान होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। आप ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो हमने बीच में भूमध्य रेखा खींच दी। अब भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा, ठीक भाई? और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर क्या है? ध्रुव है, वैसे वैसे स्मॉल जी का मान बढ़ता चला जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और इसी स्मॉल जी पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर ही हमारा क्या करता है? वजन निर्भर करता है। ठीक भैया? अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिलान करो भैया। आ गया सही। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विटामिन B1, फिर लिखा है विटामिन B3, विटामिन E और K, और इधर उसके रासायनिक नाम लिखे हैं। अब मैं एक एक करके मिलवाता हूँ। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, सबको मालूम होगा। क्या नाम है? थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी वेरी रोग होता है। वेरी वेरी जो होता है, एक प्रकार का त्वचा संबंधी रोग होता है। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटेनिक अम्ल। इसके दो नाम हैं, एक तो नियासिन नाम है और दूसरा निकोटेनिक अम्ल है। नियासिन भी याद रखना, नियासिन और निकोटेनिक अम्ल है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा, ठीक भाई? कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। क्या नाम है? टोकोफिरोल। और विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग? बांझपन रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के क्या करता है? शरीर में रक्त के थक्के का निर्माण करता है। शरीर में रक्त के थक्के का निर्माण कौन करता है? विटामिन के करता है। क्लियर है भैया? हाँ, अगर शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया को बोलते हैं अधिरक्त स्राव। अधिरक्त स्राव में क्या होता है, या हीमोफीलिया रोग में होता है कि जैसे बाई चांस थोड़ा बहुत कट गए तो रक्त का थक्का जो है 3 से 5 मिनट में बन जाना चाहिए, यानी बहना खून का बंद हो जाना चाहिए। और रक्त का थक्का लगातार नहीं बंद हो रहा है, यानी खून बहना बंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको हीमोफीलिया या अधिरक्त स्राव का रोग है और विटामिन के की बॉडी में कमी है। हटा दें? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? बताओ भैया। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? पहले निर्वात समझ लें। निर्वात उस स्थान को बोलते हैं जहां पर हवा ना हो, क्योंकि वात माने होती है हवा। तो भैया ध्वनि की चाल निर्वात में बिल्कुल शून्य होगी, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल पाएगी। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है।
ठीक। अब ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस में, और ठोसों में सर्वाधिक किस में होती है, तो स्टील में होती है। किस में, स्टील में। और सामान्य वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सामान्य वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। सर्वाधिक ठोस में होती है, निर्वात में 0 होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा तब तक। एक वर्णान्य पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाच होने की संभावना कितने % होगी। वर्णान्य पुरुष का मतलब ये हुआ कि जिसको वर्णांतता रोग होता है उसको लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। जब आप रेलवे का एग्जाम पास कर लेंगे तो इसका ये परीक्षण भी किया जाता है कि तुमको लाल बत्ती हरी बत्ती की पहचान है कि नहीं, ना ट्रेनें तुम पहचान ही ना पाओ। ठीक। अब एक पुरुष जो ऐसा है कि जिसको वर्णांतता का रोग है, और एक महिला ऐसी है जिसको वर्णांतता का रोग नहीं है। यदि उसकी कोई संतान होती है तो उसको क्या वर्णांतता का रोग होगा, नहीं होगा। इसकी संभावना बिल्कुल 0% है। ऐसा नहीं है कि पुरुष अगर वर्णांतता रोग से ग्रसित है और महिला नहीं है तो बच्चे को हो जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर 0% होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, आवास एवं शहरी मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना शुरू की थी मानव संसाधन मंत्रालय ने। किसने, मानव संसाधन मंत्रालय ने। और यह योजना 31 अक्टूबर 2015 को शुरू हुआ था। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस और मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। किसकी जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तुम इतना याद रखना 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक। गर्मी बहुत है यार। अगला, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। पखुई, इतना जूम सही है, बताओ भैया। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पखुई नाम का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी में कुछ बताना नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कलकत्ता, नई दिल्ली या देहरादून। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। याद रखना, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाँ इसकी व्याख्या कर दूंगा मैं कायदे से। पहले प्रश्न समझ लो, अच्छा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों ने कई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई थी। महालवाड़ी व्यवस्था बनाई थी, रैयतवाड़ी बनाई थी, जमींदारी व्यवस्था बनाई थी। तो प्रश्न पहले समझें कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, यानी किसानों को कौन ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी प्रथा। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था होती क्या, इसको पहले समझ लें। रैयत माने होता है किसान, और इस व्यवस्था के अंतर्गत एक नियम बनाया था अंग्रेजों ने कि अंग्रेज डायरेक्ट अब किसानों से खरीद फरोख्त करते थे। ठीक भैया, अंग्रेज क्या करते थे, डायरेक्ट किसानों से, किसानों को बोलते थे रैयत, खरीद फरोख्त करते थे। इसमें बिचौलिया जो होते थे, दलाल जो होते थे, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पहला काम ये था। दूसरा काम ये था कि किसानों को उनकी ज़मीन का हक दे दिया गया। वे अपनी ज़मीन को बेच भी सकते थे और साथ में अपनी ज़मीन को गिरवी भी रख सकते थे। तो किसानों को हक मिल गया अपनी ज़मीन को बेचने का, साथ में अपनी ज़मीन को गिरवी रखने का हक भी मिल गया था। एक काम ये हुआ, पहला काम ये हुआ कि बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, दलाल नहीं मांगे गए थे, और साथ में किसान अपनी ज़मीन बेच सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। दूसरा ये था
कि किसान अगर उनसे भाई कर लिया जाता था, अगर कर आप नहीं दे पाते हैं तो अंग्रेज क्या करते थे सरकार कि तुम्हारी ज़मीन पर डायरेक्ट कब्जा भी कर सकती थी। ये ध्यान रखना। क्लियर। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो कर्नल रीड ने शुरू की थी, कर्नल रीड। और कहाँ शुरू की थी? 12 महल में शुरू की थी। 12 महल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखना। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई थी, निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं थे? यानी सहायक संधि का शिकार कौन नहीं हुआ था? बताओ। पेशवा, भोसले, सिंधिया या होलकर? हाँ, देखो भाई, पहले समझ लो सहायक संधि का जनक बोला जाता है लॉर्ड वेलेजली को, और इसमें पेशवा भी शामिल थे, भोसले भी शामिल थे, सिंधिया भी शामिल थे, लेकिन होलकर शामिल नहीं थे। सहायक संधि का पहला शिकार कौन हुआ था? हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक भैया, हैदराबाद के निजाम जो थे सबसे पहले सहायक संधि के शिकार हुए थे। ठीक। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मराठा सरदार सहायक संधि का शिकार हुआ था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। गलो सूख रहो यार। पेशवा बाजीराव द्वितीय पढ़ा दो पहले। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? सबको मालूम है अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि जब अशोक ने कलिंग का युद्ध जीत लिया था तो उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, और प्रसेनजित भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन चंड प्रयोत ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। अशोक, कनिष्क और प्रसेनजित ये तीनों संबंधित थे, चंड प्रयोत संबंधित नहीं था। लंबी डीलिंग चल रही आज। क्वेश्चन नंबर 12 कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, और किस काल में इनकी पूजा भी मूर्ति की शुरू हो गई थी? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई और इसकी पूजा भी शुरू हो गई थी। क्लियर। अब इसमें काहे की व्याख्या करें यार। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और साथ में याद रखना कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त राजाओं ने चलाए थे। हाँ भैया, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको जरा ध्यान से समझना, कौन सही सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? जजिया। ये आपको मालूम होगा। मुसलमानों द्वारा जो हिंदुओं पर कर लगाया गया था, जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर, वो जजिया कर कहलाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। बी नंबर, ये तो आंसर सही है भाई आपका। अब बी देखिए, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, ये भी सही है। मुसलमानों को अपनी आय का कुछ हिस्सा धर्म के आधार पर दान करना पड़ता था, और इस हिस्से को हम बोलते थे जकात। यह एक प्रकार का जकात कर था जो मुसलमानों से ही लिया जाता था। भाई आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उसका 10% आप दान कर दें, अभी भी दान करते हैं, इसी को बोलते हैं जकात। युद्ध में लूट का माल क्या कहलाता था? खुम्स। उस समय क्या होता था मध्यकालीन भारत में कि युद्ध में लूट का माल जो था उसका कुछ हिस्सा राजा लेता था, इसको बोलते थे खम्स। अगला, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये गलत है भैया। गलत है कि मुसलमानों द्वारा भूमि कर नहीं दिया जाता था। यहाँ पर एक शब्द जोड़ दें, गैर मुसलमानों द्वारा जो भूमि कर दिया जाता था, गैर मुस्लिम, उसको बोलते थे खराज। ठीक, तो खराज मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक। अगला, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? पुर्तगाली, मोरक्को, इटली या रूस? बताओ भैया। निकोलो कॉन्टी,
निकोलो कोंटी इटली का रहने वाला था, जहाँ की सोनिया गांधी हैं, और साथ में किसके दरबार में भारत आया था? देवराय प्रथम के दरबार में पहली बार भारत आया था, देवराय प्रथम के दरबार में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क सबको मालूम होना चाहिए। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, और सिडेराइट लोहे का अयस्क है। लेकिन जो मैलेकाइट लिखा है, मैलेकाइट एक कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का। क्लियर? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट लोहे के अयस्क हैं, लेकिन मैलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। बैठी और बची थोड़ी। अब अगला, हरी नहीं भैया, यहाँ पर हीरा होगा, गलत टाइप हुआ है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? समषष्ठभुजाकार, चतुष्फलकीय, त्रिभुजाकार या समचतुर्भुजाकार? तो हीरे के जो क्रिस्टल होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं। और हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हीरा स्वयं नहीं चमकता है, इसको चमकाया जाता है। चमकाने के लिए ही इसकी आकृति जो है वो चतुष्फलकीय की जाती है। ठीक भैया। और हीरा एक धातु भी नहीं है, ध्यान रखना, हीरा एक पदार्थ है, हीरा धातु नहीं है। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है? एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट, तो इसका नाम होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको बोलते हैं BSE। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, कि कीन्स ने, कि रिकॉर्डे, कि हैवलर ने? तो अवसर लागत का सिद्धांत दिया था हैवरलर ने। किसने? हैवरलर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? बताइए भैया, जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो जरा ध्यान रखना, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपको मालूम होगा, तिब्बत की मानसरोवर झील से। और सतलज नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत की मानसरोवर झील से। इन दोनों नदियों का उद्गम होता है तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है, मानसरोवर झील से होता है। इसलिए इसका आंसर होगा पहला और चौथा। हाँ, झेलम नदी का उद्गम तो सबको मालूम होगा, शेषनाग झील से होता है। ठीक, शेषनाग। चुनाव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा लाचा दर्रा से होता है, बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक। शेषनाग झील कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगला, 2 और बच्चे फटाफट कर लो, बैटरी भी डाउन है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? हिंद महासागर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है मेडागास्कर, और इसकी राजधानी एंटानानेरिवो। क्या नाम है भैया? एंटानानेरिवो। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मेडागास्कर की राजधानी हुई एंटाना और मॉरिशस की राजधानी क्या हुई? पोर्ट लुइस। और इस वीडियो का आ जाइए लास्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे कम रहा है? यानी किस राज्य में सबसे कम नगरीकरण हुआ, नगरों का विकास हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला। जय हिंद। वीडियो को कर दें शेयर भैया।